से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र से पहले सियासी हलचल तेज है। मॉनसून सत्र से पहले आज दिल्ली में एनडीए की अहम बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई इस बैठक में मॉनसून सत्र की रणनीति पर मंथन हुआ। इस बैठक के बारे में पूरी जानकारी दे रहे संवाददाता अमित पांडे। संसद का जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है उसके लिए सरकार ने बड़ी तैयारी की है और अभी फिलहाल कुछ ऑर्डिनेंस हैं जो सरकार लेकर आने वाली है संसद में, जिसमें से महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को बढ़ाना। इसके अलावा राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़े चीज़ों को अगर कोई असम्मान करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान, उससे संबंधित बिल, उसके अलावा इनकम टैक्स संबंधित रिफॉर्म, इसके अलावा FCRA संबंधित रिफॉर्म बिल और इसके अलावा कई जो ऐसे ऑर्डिनेंस हैं वो लाए जाएंगे सदन में जब यह मानसून सेशन शुरू होगा और इसके लिए बड़ी तैयारी सरकार ने की है। सबसे पहले जो एनडीए की बैठक थी वरिष्ठ नेताओं की, वो बैठक हुई थी इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, एनडीए के मिनिस्टर्स की जो बैठक हुई थी कि आखिरकार सत्र में किस तरीके की रणनीति अपनाई जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक कर्तव्य भवन में हुई थी और उससे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हो चुकी है। कुल मिलाकर पिछले सत्र में जो संख्या बल, हालांकि बहुमत तो था सरकार के पास, लेकिन 2/3 जो बहुमत है वो कैसे प्राप्त करे उसके और ज्यादा करीब आ गई है। फिलहाल 6 से 7 ऐसे ऑर्डिनेंस हैं जो सरकार जिसको सदन में लाएगी और उसके बाद सरकार की रणनीति के मुताबिक जब जरूरत होगा और जब डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण संबंधित बिल सदन में लाए जाएंगे तब पर्याप्त संख्या जुटा ली जाएगी उन दोनों बिलों को 2/3 बहुमत से पारित करवाने के लिए। यह सरकार की रणनीति है। बहुत ज़्यादा एनडीए का जो कुनबा है वह बड़ा है पिछले सत्र के मुकाबले, जिसमें टीएमसी के बागी सांसद, शिवसेना उद्धव गुट के बागी सांसद और इसके अलावा संभावना ये है कि कुछ और विपक्षी दलों के सांसद सरकार का समर्थन कर सकते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा एक कंफर्टेबल पोजीशन में है सरकार नंबर गेम के चलते। अब देखना ये है कि कब इन दोनों बिल को सरकार सदन में पेश करती है। फिलहाल पहले हफ्ते में जहां तक है कि वह इन ऑर्डिनेंस को पेश करेगी और जहां तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष भी पूरी तैयारी से यहां पर आया है और इंडिया गठबंधन की बैठक भी हुई है। चाहे राम मंदिर चंदा चोरी हो या फिर जो परीक्षाओं में अनियमितता का मामला हो, इसको लेकर विपक्षी दल सरकार को सदन में घेरेंगे। तो बेहद हंगामेदार सत्र होने के आसार है और उसको देखते हुए सरकार ने तैयार की है एक बड़ी रणनीति। अब आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जिंद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। जिंद से सोनीपत चलने वाली ये ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलेगी और इससे प्रदूषण भी नहीं होगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इससे धुआं नहीं निकलता बल्कि सिर्फ पानी की भाप निकलती है। इसे भारतीय रेलवे के लिए नई तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा की युग की शुरुआत माना जा रहा है। करीब 2600 यात्रियों की क्षमता वाली इस ट्रेन में आधुनिक सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है। हाइड्रोजन लीकेज, आग और धुएं की निगरानी के लिए मल्टी लेयर सेफ्टी सिस्टम मौजूद है, जिससे सफर सुरक्षित बनाया गया है। इस परियोजना के लिए जिंद में देश का पहला और सबसे बड़ा रेलवे आधारित ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, स्टोरेज और रिफ्यूलिंग प्लांट भी बनाया गया है। यहीं से ट्रेन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन की आपूर्ति होगी। भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी, जिसे आज मुंबई कहते हैं। वैसे ही भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। मैं आप सभी को, पूरे देश को भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिंद से सोनीपत के बीच चलने वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का जायजा लिया संवाददाता दीपाली नंदा ने।
तो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। चीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नई नवीली हाइड्रोजन ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया है, जिसमें इस वक्त हम सफर कर रहे हैं। जींद से लेकर सोनीपत के बीच में इसको चलाया गया है। क्या कुछ इसकी खूबियां हैं, तो सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि ये हाइड्रोजन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्शन से जो बिजली पैदा हो रही है, उसके जरिए ही ये पूरी ट्रेन चल रही है। अंदर आप देखेंगे यहाँ पर पंखे लगाए गए हैं, लगेज के लिए यहाँ पर ये स्पेस दिया गया है, और साथ ही साथ जो सिटिंग की बात करें तो यहाँ पर कुशन्ड सीट बनाई गई है, काफी कंफर्टेबल यहाँ पर सिटिंग रखी गई है। अगर मैं स्पीड की बात की जाऊँ तो अभी जो स्पीड है ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, और जो मैक्सिमम स्पीड है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा की है। मैं आपको बता दूं कि जींद से लेकर सोनीपत के बीच की अगर दूरी की बात की जाए तो ये करीब 90 किलोमीटर है, और ये ट्रेन सिर्फ 2 घंटे में इस दूरी को पूरी करेगी। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, इस तरह की डिजिटल स्क्रीन्स भी लगाई गई हैं जो यात्रियों को ये जानकारी देंगी कि अगला स्टेशन कौन सा है। वहीं यात्रियों की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए यहाँ पर हर एक कोच में सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए हैं, और आप तमाम देखेंगे यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। तो कई सारी सुविधाएं हैं जो यात्रियों को देखकर यहाँ पर डिजाइन की गई है। काफी कंफर्टेबल इस जर्नी को बनाने के लिए यहाँ पर अगर जो यात्री खड़े होकर सफर कर रहे हैं, इस तरह की हैंड ग्रिप भी यहाँ पर दी गई है। तो जाहिर तौर पर एक ऐतिहासिक क्षण की शुरुआत हुई है। खासतौर पर अगर हम भारतीय रेलवे की बात करें, ग्रीन मोबिलिटी की बात करें, तो उसके लिए एक बड़ा माइलस्टोन साबित होने जा रहा है। दीपाली नंदा, जींद। आईआरसीटीसी ने नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च किया है। क्या नई वेबसाइट टिकट बुकिंग में चल रही धांधली रोक पाएगी? आज इसी पर होगी बड़ी चर्चा। नया अवतार, नई रफ्तार, शाम 5:57 पर सिर्फ कंज्यूमर अड्डा में। देश भर के लाखों छात्रों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने कल देर रात नीट री एग्जाम 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया। इस बार पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने 720 में से 715 नंबर हासिल करके संयुक्त रूप से ऑल इंडिया टॉप किया है। इस साल करीब 20 लाख छात्रों ने यह परीक्षा दी थी, जिनमें से 11,21,000 से ज्यादा छात्रों ने क्वालिफाई किया है। रिजल्ट में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां 19 छात्रों ने 700 से ज्यादा और 138 छात्रों ने 690 से ज्यादा अंक हासिल किए। वहीं इस बार बेटियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। सफल छात्रों में 58% से अधिक छात्राएं शामिल है। नीट 2026 में ऑन रैंक बनाया है। मेरे 715 अंक आ रहे हैं 720 में से। मैंने तो देखो बहुत करी है, 2 साल बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी लिया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रिलीफ फील हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जो डिजर्व किया था, जितनी मेहनत की थी, बस उस मेहनत का फल मिल गया। टाइम मेरे हस्बैंड बहुत कॉन्शियस है, वो बाहर होते थे फिर भी उनको पता होता था मेरा बच्चा इस वक्त क्या कर रहा है, और मैं अगर नीचे ओपीडी कर रही होती थी वो मुझे बताते थे उसको वो सो गया है, इतने बजे उठाना है, और मेरा ये ध्यान रहता था इसको टाइम पर खाने को मिले, सब कुछ, कोई दिक्कत ना हो और पढ़ाई में कोई परेशानी ना हो। बहुत ज्यादा खुशी की बात है। इससे ज्यादा एज ए फादर, एज ए पेरेंट कोई खुशी की बात नहीं हो सकती। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने विदेशी छात्रों, एक्सचेंज विजिटर्स और पत्रकारों के वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब स्टूडेंट वीजा पर मिलने वाला ओपन एंडेड स्टे खत्म कर दिया गया है। तय अवधि पूरी होने के बाद वीजा बढ़ाने के लिए आवेदन करना होगा। पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता रोहन सिंह। जिन नए नियमों का सबसे ज्यादा असर विदेशी छात्रों का होगा जो अमेरिका में पढ़ते हैं, खासतौर पर भारतीय छात्रों का, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में भारतीय छात्र अमेरिका में हैं। लेकिन इसके साथ ही इसका जो असर है वो एक्सचेंज विजिटर्स पर भी होगा, और पत्रकारों के वीजा नियम भी बदले गए हैं। जो सबसे बड़ा बदलाव है, जो ओपन एंडेड वीजा स्टे था वो खत्म कर दिया गया है, यानी कि अब एक तय अवधि के बाद वीजा बढ़ाने के लिए एक्सटेंशन जरूरी होगा। इससे पहले का जो नियम था कि जब कोई छात्र एडमिशन लेता था, जब तक वो कोर्स पूरा नहीं हो जाता है, जब तक वो कहीं एनरोल्ड है, तब तक उसे वीजा एक्सटेंशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब 4 साल के बाद जो है वो वीजा एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी। साथ ही अगर विदेशी पत्रकारों को जो वीजा नियम है उसमें भी बदलाव किया गया है। एक बार में 240 दिन का वीजा ही मिलेगा विदेशी पत्रकारों को। चीनी पत्रकारों के लिए तो और भी कम दिन रखे गए हैं, 90 दिन का ही सिर्फ वीजा चीनी पत्रकारों को मिल सकता है। अगर एक्सटेंशन चाहिए तो उसके लिए दोबारा आवेदन करना पड़ेगा, और अगस्त सितंबर से नए कोर्स शुरू होने वाले हैं, नए एडमिशन सीजन शुरू होने वाला है, तो उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है भारतीय छात्रों का, जो कि अमेरिका में पढ़ने की प्लानिंग इस वक्त कर रहे हैं।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। HCL टेक ने गिफ्ट सिटी गांधीनगर में आज से अपना ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर शुरू किया है। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर कंपनी के COO राहुल सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। हमने करीब 500 सीटर यहाँ सेटअप किया है और हमारे बिजनेस मॉडल में जैसे सीट सेटअप होते हैं वैसे हम लोग हायर करते हैं। ऑलरेडी हमने 100 लोगों से अपना बिजनेस यहाँ चालू कर दिया है। सर, AI की जो ओवरऑल दौड़ है उसमें भारत की सारी जायंट कंपनी है वो थोड़ा पीछे रह गई, लेकिन अब HCL टेक भी इसको भुनाना चाहता है। तो आगे AI को लेकर हम ग्लोबल कंपनीज को कैसे कम्पीट करेंगे, जिससे कि HCL को ही सिर्फ नहीं लेकिन AI में जो भारत थोड़ा पीछे रह गया है उसमें भी थोड़ा हम आगे जा पाए। AI में काफ़ी कुछ काम हो रहा है ग्लोबली। अगर आप देखा जाए तो काफ़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज AI में अपना काम कर रही है। हमने भी काफ़ी AI में काम चालू किया है और हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं उनके अलग अलग अकाउंट्स में अलग अलग अमाउंट्स ऑफ AI यूज़ होता है। तो उसको करने के लिए हम लोग जब इंजीनियर्स हायर करते हैं उनको AI में सिखाते हैं, बोथ यूजिंग AI एंड डेवलपिंग AI, और फिर हम उनको अपने एंगेजमेंट में उनको लगाते हैं। तो अगर आप एंगेजमेंट देखें तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर आजकल काफ़ी एंगेजमेंट्स में AI का काम एज अ पार्ट ऑफ द टोटल काम हो रहा है। और जो यहाँ हमने अभी ऊपर अपना सेंटर खोला है, यहाँ पर भी हम काफ़ी AI पे फोकस कर रहे हैं। टैलेंट भी हमने AI का हायर किया है, जो हम एलीट टैलेंट बोलते हैं, तो उनको यूज़ करके हम AI का काम करेंगे क्लाइंट्स के लिए। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। मजबूत खरीदारी के दम पर सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा बढ़त पर बंद हुए। हालांकि बड़ी तेजी के बावजूद मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ा दबाव बना रहा। वहीं बैंकिंग शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली, जिसने बाजार की तेजी को मजबूती दी। आज बाजार का कैसे रहा है हाल, बता रही है रक्षा रावत। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन यानी फ्राइडे और आज बाजार में क्लियरली दिग्गजों की पावर देखने को मिली। आईटी, बैंक, रिलायंस, इन सब ने मिलकर मार्केट को सपोर्ट किया। अगर क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी करीब 1% के गेंस हमें दिखाई दिए। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पर कल काफ़ी इंपॉर्टेंट बैंक्स के नंबर आने वाले हैं, वहाँ से यहाँ पर गेंस दिखाई दिए और करीब 900 अंकों से ज़्यादा के गेंस के साथ निफ्टी बैंक क्लोज हुआ है। अगर मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो आज यहाँ पर एक सुस्त कारोबार देखने को मिला और इन्होंने आज बाजार को सपोर्ट नहीं किया। अगर आज के सेक्टोरियल पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर आईटी में अच्छे खासे गेंस देखने को मिले। यूएस में जो चिप शेयरों में बिकवाली आई वहां से यहाँ पर काफ़ी अच्छा पुश मिला और करीब 1.5% से ज़्यादा के गेंस इंडेक्स में देखने को मिले। इसके अलावा PSU बैंक, FMCG, रियलिटी, ऑयल एंड गैस, फाइनेंशियल, डिफेंस, ऑटो, ये सारे काउंटर्स थे जिन्होंने बाजार को सपोर्ट किया। लेकिन आज मेटल और फार्मा में मुनाफा वसूली देखने को मिली। आज के निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो यहाँ पर टेक महिंद्रा अच्छे नतीजे है जिससे बाजार को सपोर्ट किया और टेक महिंद्रा में करीब 4% के गेंस हमें देखने को मिले। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर भी तेजी देखने को मिली। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल और TCS इन्होंने भी आज निफ्टी को कंट्रीब्यूट किया। अगर आज के लूजर की लिस्ट देखें, यहाँ पर निफ्टी में गिरने वाले शेयर हिंडाल्को यहाँ पर करीब 1.5% के गेंस 1.5% की गिरावट देखने को मिली और इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज, विप्रो, सन फार्मा, ये सारे स्टॉक्स थे जिन्होंने आज निफ्टी को कंट्रीब्यूट नहीं किया। लेकिन एक स्पेस IT के बाद जो फोकस में था वो है प्राइवेट बैंक। यहाँ पर अच्छा खासा जो है वो मूव देखने को मिला। कल 4 दिग्गज प्राइवेट बैंकों के नतीजे आने वाले हैं और उसने यहाँ पर अच्छा खासा पुश दिया और फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, सिटी यूनियन बैंक, ये सारे काउंटर थे प्राइवेट बैंक स्पेस से जहाँ पर अच्छे खासे गेंस आज के सत्र में हमें देखने को मिले। तो ये था आज के बाजार का पूरा अपडेट। और बाजार में आज हफ्ते का शानदार समापन किया है। बैंक निफ्टी में तूफानी तेजी रही, आईटी में भी मजबूती है। आज आवाज अड्डा में मार्केट के सुधरते मूड पर होगी चर्चा। बाजार पकड़ेगा रफ्तार। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। तो वही बाजार की नजर आज शाम आने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों पर है। नतीजे से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में 2% से ज्यादा की तेजी दिखी। कैसे रह सकते हैं रिलायंस के नतीजे, अनुमान बता रहे हैं आशीष वर्मा। बिल्कुल ठीक, शायद तेजी इसीलिए भी है क्योंकि लार्जली एक्सपेक्टेड है कि रिलायंस एक अच्छे नतीजे डिलीवर कर रहा होगा। एक बढ़िया सीक्वेंशियल कह लीजिए तिमाही दर तिमाही रीबाउंड, क्योंकि लास्ट क्वार्टर रिलेटिवली थोड़ा सा म्यूटेड, थोड़ा सा वीकेस्ट साइड पे था। सीक्वेंशली क्या एक्सपेक्टेड है, आय तकरीबन
3.25% बढ़ रही होगी, EBITDA 4% का जंप दिखा रहा होगा और ज्यादातर ब्रोकरेजेस मान के चल रही हैं सीक्वेंशली यानी कि क्यू ऑन क्यू मुनाफे में एक अच्छा जंप। हमारा पोल थ्रो अप कर रहा है 10% का नंबर। सीक्वेंशियल रिबाउंड को ड्राइव कर रही होगी O2C यानी कि ऑयल टू केमिकल बिजनेस। लास्ट क्वार्टर इसी पॉकेट ने अंडर परफॉर्म कर रहा था, पर इस क्वार्टर हुआ क्या कि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स बेहद स्ट्रांग हैं। आप पेट्रोकेमिकल के स्प्रेड्स इंप्रूव होते हुए देख रहे होंगे और प्लस रुपया डिप्रिशिएट हुआ है, उस कमजोरी का भी फायदा मिलने वाला है, तो वीकर रुपी भी कुशन कर रहा होगा इसकी अर्निंग्स को। एबिटा परफॉर्मेंस साल दर साल रख देता हूं, ऑयल टू केमिकल्स 20% का जंप, कंज्यूमर साइड ऑफ द बिजनेस 12% इंप्रूव हो रहा होगा। अगर कोई वीकेस्ट लिंक होगा इस नंबर में तो अपस्ट्रीम यानी कि ऑयल एंड गैस का बिजनेस, वही शायद परफॉर्मेंस को ड्रैग कर रहा हो, पर इसके बारे में स्ट्रीट को पता है कि लोअर प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, वो सीक्वेंशियली और उसी का खामियाजा ये ऑयल एंड गैस सेगमेंट झेलता हुआ नजर आएगा। दो चीजें इंपॉर्टेंट है रडार पे, सब इंतजार कर रहे हैं जियो आईपीओ का रोड मैप, उसकी लिस्टिंग, तो कोई एग्जैक्ट टाइमलाइंस, वैल्यूएशन रिलेटेड कोई अपडेट्स, इंकरेजिंग सिग्नल होगा, हालांकि अनलाइकली है। और दूसरा केपेक्स, फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल्स को लेकर अगर कोई अपडेट सामने आता है तो वो की मॉनिटरेबल होगा, लेकिन नंबर्स लार्जली एक्सपेक्टेड, सीक्वेंशली एक बढ़िया बाउंस बैक एक्सपेक्ट करिए। चलिए, अमेरिका और ईरान के बीच जंग फिर से बढ़ती जा रही है। बीती रात अमेरिका ने ईरान में भयंकर बमबारी की है। ईरान का बंदर अब्बास अमेरिकी हमलों से दहल गया। बंदर अब्बास में रेलवे स्टेशन और संचार टावर पर बड़ा हमला हुआ। पूरे इलाके में बिजली सप्लाई ठप हो गई। बंदर अब्बास में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके अलावा अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के 3 पुलों को निशाना बनाया, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर है। ईरान के कश्म द्वीप और ईरान शहर एयरपोर्ट पर भी अटैक हुआ है। अमेरिकी लड़ाकू विमानों और मिसाइलों ने दक्षिणी ईरान में ऐसा कहर बरपाया कि कई इलाकों में धमाकों से धरती कांप उठी। ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि अगर तेहरान बातचीत की मेज पर नहीं आया तो उसके पुल और बिजली घर भी नहीं बचेंगे। और अब वही चेतावनी मिसाइल बनकर ईरान पर बरसती दिखाई दे रही है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के बंदरगाह शहर बंदर अब्बास के रेलवे जंक्शन स्टेशन को निशाना बनाया गया। ईरान शहर हवाई अड्डे के पास 3 धमाके हुए और एक अमेरिकी प्रोजेक्टाइल एयरपोर्ट पर गिरा। होर्मुज के पास होर्मुजगान प्रांत के 2 पुलों पर भी हवाई हमले किए गए। अमेरिका ने बूशहर के 2 एयर और नेवल बेस पर एयर स्ट्राइक की। बूशहर में 12 से ज्यादा जोरदार विस्फोटों की आवाज सुनाई दी। ईरान के केरमान शाह में अमेरिकी बमबारी से भारी तबाही का दावा किया गया। ईरान में कई जगहों पर अमेरिकी हमले इतने भीषण थे कि उसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। इन हमलों के बाद ईरान ने अमेरिका पर नागरिक ढांचे को निशाना बनाने के आरोप लगाए हैं। उधर अमेरिका का दावा बिल्कुल जुदा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि यह ऑपरेशन ईरान की सैन्य ताकत तोड़ने के लिए चलाया गया है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान होर्मुज से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खतरा बना हुआ है, इसीलिए उसकी सैन्य क्षमता को खत्म करना जरूरी है। सेंटकॉम के मुताबिक उसके फाइटर जेट और ड्रोन ईरान के तटीय इलाकों में मौजूद सैन्य बेस को ही टारगेट किया। यानी ट्रंप ने जो चेतावनी दी थी वो जमीन पर दिखाई देने लगी है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग सिर्फ हवाई हमलों तक सीमित नहीं है, बल्कि समंदर में भी जंग के शोले भड़क चुके हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने वीडियो जारी किया जिसमें अमेरिकी मरीन के कमांडो ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर पर चढ़कर उसकी जांच करते दिखे। अमेरिका ने इस वीडियो के जरिए यह जता दिया कि ईरान की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर अब उसका पहरा है। अमेरिकी सेना ने यह भी दावा किया कि उसकी नाकेबंदी से 3 कमर्शियल जहाजों ने अपना रास्ता बदल दिया है। अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर बम बरसाए तो ईरान ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। दावा है कि जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन की बरसात कर दी गई। ईरान का कहना है कि उसने अमेरिकी रडार, पेट्रियट सिस्टम, कमांड सेंटर और एयरबेस को निशाना बनाया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला जारी रहा तो अमेरिका के सहयोगी देश भी सुरक्षित नहीं रहेंगे।
अमेरिकी बमबारी के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई का ऐसा दौर शुरू किया जिसने पूरे पश्चिम एशिया में खतरे की घंटी बजा दी है। ईरान का दावा है कि उसकी मिसाइलों और ड्रोन्स ने जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC का दावा है कि जॉर्डन के अल अजरक एयरबेस पर कमांड सेंटर और लड़ाकू विमानों के क्षेत्र को निशाना बनाया गया। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर सीरैम रडार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर और सैन्य सुविधाओं पर हमला किया गया। कुवैत से आई ये तस्वीरें देखिए। वहां अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन अटैक किए, जिसके बाद वहां भीषण आग लग गई। ईरानी मीडिया ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भीषण आग लगने और ईरानी ड्रोन स्ट्राइक के वीडियो भी जारी किए। ईरान के दावे के मुताबिक कुवैत में रेडार सिस्टम और पैट्रियट मिसाइल लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया गया। यही नहीं, कुवैत के शुआइबा पोर्ट पर भी अमेरिकी सैन्य लॉजिस्टिक्स पर भी हमले का दावा किया गया। ईरान का आरोप है कि कुवैत के हाइमार्स सिस्टम के जरिए उसकी जमीन पर लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। ईरानी सेना ने दावा किया कि बहरीन के अल सखिर बेस पर अराश ड्रोन से हमला किया गया। दावा है कि यहां अमेरिकी हेलीकॉप्टर तैनाती क्षेत्र और P-8 समुद्री टोही विमान को निशाना बनाया गया। यही नहीं, ईरान ने यह भी दावा किया कि उसने अपने दक्षिण पश्चिम इलाके में एक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को भी मार गिराया। सिर्फ हमला ही नहीं, ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को खुली चेतावनी दे डाली। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो अमेरिका के सभी सहयोगी देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाने पर होगा। साथ ही दो टूक कहा, अमेरिकी सेना को पश्चिम एशिया छोड़ना होगा और हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। पहले अमेरिका के हमले, फिर ईरान का पलटवार। इस जंग का अंजाम ये है कि पूरा पश्चिम एशिया बारूद के ढेर पर खड़ा हो गया है। अब आपको बता दें, लखनऊ के कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट में देश की पहली नाइट सफारी बनने का रास्ता साफ हो गया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। करीब 1300 करोड़ की इस योजना से पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। लंबे इंतजार के बाद लखनऊ की कुकरेल नाइट सफारी परियोजना को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। करीब 5000 हेक्टेयर में फैले कुकरेल वन क्षेत्र के एक हिस्से में नाइट सफारी का काम अब शुरू हो पाएगा। इस परियोजना से लखनऊ को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिलने की उम्मीद है। पहले चरण के लिए 631 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। बहुत हर्ष का विषय है कि लखनऊ जैसे शहर में ये एक इंटरनेशनल सुविधा जो हम दे रहे हैं, जो बेसिकली जानवरों की दृष्टिकोण से जो हमारे नॉकटर्नल जानवर हैं उनको प्राकृतिक वातावरण में उनको डिस्प्ले करना, उसी लाइट के अकॉर्डिंगली डिस्प्ले करना, क्योंकि नॉकटर्नल एनिमल हैं ज़्यादा जो रात्रि को घूमते हैं, उनको दिखाना और साथ साथ टूरिज्म को बढ़ावा भी देगी। और जो हमारा कंजर्वेशन की दृष्टिकोण से जो ex situ कंजर्वेशन है उसके लिए एक नया पड़ाव होगा। ये हमने बताया, इसका जो बजटिंग प्रोविजन है वो 2 फेजेज में है और जो फर्स्ट फेज हमारा है उसमें लगभग 631 करोड़ का प्राविधान इसमें बजट किया गया। इस परियोजना में नाइट सफारी के साथ आधुनिक जूलॉजिकल पार्क, वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण शिक्षा से जुड़ी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इसके शुरू होने की सुगबुगाहट भर से पर्यटकों में खासा उत्साह है। ये लखनऊ को और प्रसिद्ध कर देगा कि जैसे लखनऊ ऐसे ही प्रसिद्ध है यहाँ के चीज़ों के लिए, लेकिन ये चीज़ और उसको बढ़ावा देगी। हमें यहाँ के लोगों को रोजगार देगी ये, और कई सारे टूरिस्ट स्पॉट्स, एक टूरिस्ट स्पॉट देगा जो कई सारे स्टेट्स को कनेक्ट करेगा यूपी से और आने के लिए। बढ़िया, अच्छी बात है, खुले के लिए ठीक रहेगा। अब परिवार के साथ भी घूमना हो जाएगा तो बढ़िया, उससे अच्छी बात क्या रहेगी। सरकार का दावा है कि पर्यटन के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि वन्य जीवों और पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए और सभी वैधानिक मंजूरियां एवं शर्तों का पूरी तरह पालन करना होगा। कमलेश श्रीवास्तव, लखनऊ। और अब खबरें फीफा वर्ल्ड कप से।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल देखने न्यू जर्सी पहुंचेंगे। इससे पहले शुक्रवार को न्यूयॉर्क में फीफा रिसेप्शन भी होने वाला है, जिसमें भी ट्रंप शिरकत करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच स्पेन और अर्जेंटीना के बीच 20 जुलाई को भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर और स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से मात देकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। इससे पहले तीसरे स्थान के लिए थर्ड प्लेस प्लेऑफ फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 19 जुलाई को रात 2:30 बजे खेला जाएगा। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।